अरे कुछ सोचो कि हमने क्या करना है उस बुढ़े का। इस बुढ़े का इतना अच्छा इलाज हो रहा है, अगर कल को होश में आ गया तो सबसे पहले हमें पुलिस में पकड़वाएगा। जितना बड़ा इस शहीर का ख़ानदान है ना, हम सड़क पर आ जाएंगे। बल्कि सड़क पर क्यों, हम तो जेल की चक्कियाँ पीसेंगे। बुढ़े को मारना ही था तो एक ही दफ़ा मार देते ना, बीच में लटका दिया इसको। ना ये इधर का रहेगा ना उधर का है, और हमें भी लटकाया हुआ है। इस बुढ़े का कुछ करो इससे पहले कि ये हमारे गले की हड्डी बन जाए। ताई अम्मी दाएं से बाएं घूम रही थी। अरूश को तो उन्होंने अपने हाथों में ले ही रखा था। वो जैसा कह रही थी अरूश वैसा ही कर रही थी। वो उन पर अंधा एतमाद कर रही थी। उसकी बेवकूफ़ी पर हैरान थी वो। कभी सीधे मुंह ताई अम्मी उससे बात तक ना करती थी, हमेशा उसकी ज़ात के परखच्चे उड़ाती थी, उस पर इल्ज़ामात लगाती थी। उसे बदनाम किया था उन्होंने, लेकिन मजाल थी जो ये लड़की उनके हुक्म के खिलाफ चली जाए। वो कितनी आसानी से उनकी बातों में आ गई थी। बेवकूफ़ लड़की थी, रिश्तों पर एतमाद करती थी। खून के रिश्तों पर पूरा यकीन था उसे, और जो रिश्ता खुदा ने उसे दिया था शोहर के रूप में, वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था वो। लेकिन अब वो लोग चाहते थे कि अरूश और शहीर के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ठीक हो जाएं दोनों के आपस में। अरबों करोड़ों की जायदाद थी उनके पास, अगर थोड़ी बहुत वो अपने ख़ानदान वालों में बांट भी देती तो कौन सा उसको कोई कमी हो जानी थी। लेकिन मसला तो अरूश का बाप था, जो ना मरता था और ना जीता था, जिसकी वजह से वो लोग उस वक्त परेशानी का शिकार थे। तुम फिक्र मत करो बेगम, बुढ़ा है, हो सकता है कोमा में ही मर जाए। इस दफ़ा ऐसी चाल चलूँगा कि इसे होश ही नहीं आएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अच्छा खासा बुढ़े को सरकारी अस्पताल में फेंका था, वहीं मर जाता। इसकी मौत का सारा खर्चा भी अस्पताल वाले उठा लेते, लेकिन अब ये हमारे सर ही पड़ेगा। फिक्र मत करो, 2 दिन में इसके घर का माहौल बड़ा गमगीन होगा, क्योंकि 2 दिन में अरूश का बाप इस दुनिया से चला जाएगा। इतनी मोटी आसामी है ये शहीद, इतनी आसानी से इसे हाथ से नहीं निकलने देंगे। तुम इस अरूश को ठीक से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखो। ये लड़की हमारी हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाओ, लाखों करोड़ों का फ़ायदा करवाएगी ये हमें। एक दफ़ा इसके ख़ानदान का वारिस पैदा कर ले ये, फिर तुम समझो ये सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। अरे फिक्र ही ना करो, ये लड़की पूरी तरह मेरे हाथ में है। इतनी आसानी से मैं इसे हाथ से निकलने नहीं दूंगी। आप बस इसकी बेवकूफ़ी को कैश करवाओ और इस बुढ़े को रास्ते से हटाओ। वो उन्हें देखते हुए बोली तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। ज़रान मेरी बात माने तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे भी हमें हारना ही है ना, क्या करेंगे वहाँ जाकर, हम जाते ही नहीं, घर पर ही हार जाते हैं। वो उसे देखते हुए बोली तो ज़रान हल्का सा मुस्कुराया। देखें ज़रान, मुस्कुराए नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी हमने कौन सा वहाँ पर जाकर कुछ हासिल कर लेना है। केस तो हम हार ही चुके हैं, और ये बात बिल्कुल क्लियर है। वहाँ जाकर बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि हम इस केस को भूल जाएं। वो सुबह से बस एक ही बात दोहराई जा रही थी। ज़रान हाँ में सर हिलाते अपने कपड़े तैयार कर रहा था, जबकि वो तो बेड पर इतनी बेजार बैठी थी कि बस चाहती थी कि ज़रान घर से ही ना जाए, घर पर ही रहे और ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाए बिना बेइज्जती हुए। अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो कम से कम मुझे 10 लाख रुपए की पेनल्टी भरना पड़ेगी, और तुम्हारी नाज़मा बाजी जाते हुए मुझे कुछ नहीं देकर गई है। क्या यार, वैसे अच्छी खासी 5 करोड़ की ऑफ़र थी, हाफ हाफ कर लेते। ये केस जाते हुए कुछ तो देकर जाता। अब बेइज्जती भी करवाओ और करियर पर दाग भी लगवाओ। सबसे ख़ास बात, हाथ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि नाज़मा बाजी ने इतनी मेहनत करवाने के बाद भागने से पहले भागने से पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया। भाई लोग मेरी तरफ से बाय बाय है, तुम जानो तुम्हारा केस जाने। वो मुस्कुराते हुए शर्ट पहनता उससे कह गया। ज़रान आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, मेरा मतलब है आप ये केस हार जाएंगे। कितना गलत होगा ना, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपको तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। मेरी जान, कभी कभी हार का मज़ा भी चखना चाहिए, पता तो चले कि ये टेस्ट में कैसी है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये ज़िंदगी है, इसमें हार जीत लगी रहती है, कभी ना कभी तो हारना ही था। तो आज ही सही, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो बेबी। बेबी के लिए इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, चलोगी मेरे साथ? उसने उसे देखते हुए सवाल किया तो उसने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में अपने शोहर को तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। हार हो या जीत, वो हर कदम पर उसका साथ निभाने वाली थी। तो फिर देर किस बात की है, चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। वो प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोला था और बाहर निकल गया ताकि मुलाजिम को नाश्ता लगाने का कह सके, जबकि इबादत बेड से उठते हुए उसके साथ चलने की तैयारी करने लगी। या अल्लाह, कोई जादू कर दे, कैसे भी ज़रान को ये केस जीता दे, मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकती। वो आसमान की तरफ देखती खुदा से मुखातिब थी, जबकि दिल में एक डर सा था कि अब ना जाने क्या होगा। वाह अंकल, ये आपका ऑफिस है, कितना कूल है, यहाँ तो इतने हैंडसम हैंडसम
और हॉट बॉयज़ है। लेकिन आप तो कह रही थी कि शनाया का हस्बैंड भी आपके साथ काम करता है, वो कहाँ है? मैं उस हॉट बॉय से मिलना चाहता हूँ। वो उन्हें देखते हुए बोला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे साथ चलने के लिए कहा। जहाँ अंदर ज़बर अपने ऑफिस में ज़रूरी काम कर रहा था, कोई डीएसपी साहब को आते देख उसने खड़े होकर उन्हें सल्यूट किया। बैठो बैठो जेंटलमैन, मिक्की तुमसे मिलने आए। उन्होंने खुशगवार लहजे में उनसे कहते पीछे खड़े मिक्की की तरफ इशारा किया। हाय हैंडसम, कैसे हो तुम? वो एक स्टाइल से चलते उसके पास आता उसके गले लगने ही लगा था कि ज़बर ने उसे पीछे हटाते उसके हाथ को थाम लिया। हाय, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? वो उसके हाथ को थाम कर जोशीले अंदाज में पूछ रहा था। तुम मुझे हग नहीं करना चाहते? वो मायूसी से बोला। मैं ड्यूटी पर हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। अगर तुम ड्यूटी पर हो तो क्या तुम मुझे हग नहीं कर सकते? वो परेशानी से सवाल करने लगा, जैसे उससे गले ना लग पाना उसके लिए बहुत बुरा हो। ये तुम्हारे चचा जी के रूल्स हैं, हमें अलर्ट रहना पड़ता है ड्यूटी के दरमियान में। उसने कहा तो वो हैरानगी से पीछे खड़े सयाल साहब को देखने लगा। हाँ मेरी जान, ये रूल्स हैं, ड्यूटी पर रिश्तेदारियां नहीं निभाई जाती। उन्होंने उसे देखते हुए कहा तो आई सी कहकर उसने जैसे बात को समझा था। अंकल, मुझे आपके रूल्स बिल्कुल पसंद है। ये क्या बात हुई? दो दोस्त मिल भी नहीं सकते आपके साथ काम करते हुए? वो ना सिर्फ नाराज़गी से बोला बल्कि कमरे से ही निकल गया। तो ज़बर ने सुकून का सांस लिया। ऐसा भी कोई मसला नहीं था, तुम उसे हक तो कर ही सकते थे। सयाल साहब ने उसके बाहर जाने के बाद कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे लड़कियों से गले मिलने में बहुत प्रॉब्लम है। और आपका ये भतीजा किसी एंगल से आदमी नहीं लगता। आपने इसके हाथों का अंदाज देखा है? ऐसे कौन सा आदमी चलता है? जब वो मुझे गले लगाता है ना, मुझे पीछे से अजीब तरीके से छूता है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं बता रहा हूँ इसके अंदर पूरी एक औरत छुप कर बैठी हुई है। वो बोला तो वो मुस्कुरा दिए। खैर, हम तुम्हें बुलाने आए थे। वो शनाया से मिलने जा रहा है और उसे इनविटेशन देने जा रहा है अपनी बर्थडे पार्टी का। तो कहने लगा पहले तुमसे मिलना है तो मैं उसे यहाँ ले आया। मैं यहाँ इसलिए भी उसे लाया था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं अगर शनाया उसके साथ मिलती है या उससे बात करती है। मेरा मतलब है तुम उसके हस्बैंड हो और उसके साथ शनाया की शादी होने वाली थी। तो देखो बेटा, मैं इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहता। प्लीज़ सयाल साहब, आपको सच में लगता है मैं इस औरतनुमा आदमी को लेकर अपनी बीवी पर शक करूँगा? मेरी बीवी की चॉइस इतनी भी ख़राब नहीं हो सकती। ये आप ही की चॉइस थी और मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे थी ये आपकी चॉइस? शनाया तो बच्ची है, नादान है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं, लेकिन आप तो अच्छे खासे समझदार इंसान हैं। कैसे, मतलब क्यों? वो हैरत की इंतहा पर था। क्योंकि वो मेरी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता। सयाल साहब, कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास 4 पैसे हों, आपकी बेटी, आप अपनी बेटी उसके हवाले कर देंगे? अगर कोई कुत्ता बिलियनियर होगा तो क्या आप अपनी बेटी की शादी उस कुत्ते से कर देते? मुझे समझ नहीं आता आजकल के पेरेंट्स की सोच ऐसी क्यों है। मैं जानता हूँ पैसा बहुत अहमियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसा इतनी भी अहमियत नहीं रखता कि एक लड़की की सारी ज़िंदगी तबाह कर दी जाए। आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी बेटी की ज़िंदगी क्या होती? शायद शुरू शुरू में वो इंजॉय करती ये सोच कर के उसके हस्बैंड को फैशन सेंस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस आदमी से तंग आ जाती कि मेरे नज़दीक आपका ये मर्द मर्दों वाली सोच रखता ही नहीं। मेरे नज़दीक वो मर्द है ही नहीं, इसकी हरकतें औरतों वाली हैं, इसे इलाज की ज़रूरत है। आजकल नौजवान नस्ल में ये बीमारी फैलती जा रही है। आपको शायद लगता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक लड़की किसी ऐसे इंसान के साथ कभी खुश रह सकती है जो उसे प्रोटेक्शन ही ना दे सके, जो उसकी हिफाजत ना कर सके। उसे देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये लड़का आपकी बेटी की हिफाजत कर सकेगा? मुझे समझ नहीं आता कि आप सिर्फ पैसों की खातिर अपनी बेटी की ज़िंदगी की तबाह कर रहे थे, सारी खुशियां बर्बाद कर रहे थे उसकी ज़िंदगी की। आप क्या कर रहे थे, अंदाज़ा भी है आप? मुझे समझ नहीं आता कि आप सिर्फ पैसों की खातिर अपनी बेटी की ज़िंदगी की सारी खुशियां तबाह कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, आपको अंदाज़ा भी है? वो उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था, फिर सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं उन्हें एहसास दिलाने का, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। शनाया के नसीब में ये शख्स लिखा ही नहीं था। शनाया उसके नसीब का सितारा थी और उसी के साथ सारी ज़िंदगी रहने वाली थी, और ये बात अब वो खींचने का कोई फ़ायदा भी नहीं दिख रहा था उसे। सियाल साहब की कौन सा कोई दूसरी बेटी थी जो इस अजीबोगरीब मखलूक के नाम करते? वो दोनों अदालत पहुंचे तो भी इबादत बहुत ज़्यादा परेशान थी, जबकि ज़रान अपनी परेशानी छुपाए हुए था। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। इबादत, अगर तुमने इसी तरह से टेंशन लेनी है ना तो जाओ, वापस चली जाओ, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। उसने बाहर से उसे देखते हुए कहा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, मैं आपके साथ रहूँगी, इस तरह क्यों जाऊँ यहाँ तक आकर? वैसे भी मैं आपका हौसला बढ़ाऊँगी आपके साथ रहकर, मेरा आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो उसे देखते हुए बोली, लेकिन तुम मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मुझे परेशान कर रही हो। इबादत,
रजत, इस तरह से अगर तुम परेशान रहोगी तो यकीन करो मैं शायद कुछ समझ ही ना पाऊँ। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था जब उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके पास रहना है मुझे। अब की दफ़ा उसके कहने पर ज़रान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। ठीक है चलो, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना, वो उसे समझाते हुए बोला जब अंदर से एक आदमी उसके पास आ चुका था। सर आप अपनी तैयारी कर लें, इस केस के बाद आपकी सुनवाई शुरू हो जाएगी, 10 मिनट बाकी हैं। वो आदमी उसे देखते हुए बोला जब उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। हमने सारी तैयारी कर ली है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, वो उसको कहता भेज चुका था जब सामने से उसका मुखालिफ वकील नजर आया जो ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश लग रहा था। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। चींटियों को भी पर लग रहे हैं, मेरे सामने हंस रहा है, मेरे सामने सर उठाकर चल नहीं सकता था ये। खैर ज़रान शाह, तुझ पर ये वक्त भी आना था, वो कहते हुए इबादत का हाथ थामे उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। जबकि इबादत ने गुस्से से एक नज़र मुखालिफ पार्टी के वकील को देखा जिसकी वजह से ज़रान का मूड खराब हुआ था। सुनवाई शुरू हो चुकी थी। दूसरा वकील दलाइल पर दलाइल दिए जा रहा था। अपने मौक्कल को वो किसी कीमत पर बेगुनाह साबित कर देने की कोशिश कर रहा था। ज़रान बिल्कुल खामोश बैठा था इस सब के दौरान। उसने कुछ भी नहीं बोला था इस दौरान। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। उसके पास जो वाहिद सबूत था वही उसके हाथ से निकल चुका था। जो भी था, नाज़मा को इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। वो बुरी नहीं थी, बस जल्दबाजी में गलती कर गई थी। दूसरा वकील दलाइल दे देकर आखिर थक हार कर बैठ गया जब जज साहब ने उसको अपने हक में कुछ बोलने को कहा था। ज़रान अपना कोट सीधा करता उठकर एहतराम से जज के सामने आ गया था। जज साहब, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त जो मैं कहूँगा उसका ताल्लुक इस केस से नहीं होगा। इन शॉर्ट, मैं जो कहूँगा वो इस केस से थोड़ा अलग होगा। हमारा काम मुजरिम को मुजरिम साबित करना है, अब वो किसी तरह भी साबित क्यों ना हो। आज से तकरीबन 3 साल पहले कराची में एक केस पेश आया था जहाँ पर 3 भाइयों ने एक लड़की के साथ ज्यादती करके उसे जान से मार डाला था और फिर लाश को मौका वारदात से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जाकर एक कचरे के ढेर पर रखकर आग लगा दी थी ताकि बदबू उठे तो सबको यही लगे कि कचरा जल रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ से एक लाश निकाली गई थी। उस लाश के बारे में जानने की कोशिश की गई तो सीसीटीवी कैमरास जो वहाँ सड़क पर लगे थे, वहाँ एक अनजान गाड़ी पुलिस की नज़र आई थी। वो अनजान गाड़ी शिराजी की थी, लेकिन बाद में बताया गया कि शिराजी ब्रदर उस गाड़ी को तकरीबन 2-3 महीने पहले ही बेच चुके थे, तो इस केस से उनका ताल्लुक नहीं था। लेकिन वहीं कुछ अरसे बाद एक और कत्ल हुआ और कुछ सबूतों और गवाहों की बिना पर मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा हो गई और वो मुजरिम 3 साल से इस वक्त जेल में मौजूद है, जो कि शिराजी साहब का भाई है। उसने कटहरे में मौजूद आदमी की तरफ इशारा किया जो नाज़मा के शोहर का कातिल था। इस केस का यहाँ पर क्या जिक्र मिस्टर ज़रान? शायद आप कोई सबूत पेश नहीं कर सके, इसीलिए बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए। लगता है हार कबूल नहीं कर पा रहे आप। यहाँ पर उस केस का कोई जिक्र नहीं बनता जो ख़त्म हो चुका है, उसे छोड़ें। जो भी चल रहा है उस केस के बारे में बात करें। हम आज के केस की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले के केस की नहीं। मुखालिफ पार्टी के वकील ने खड़े होते काफ़ी सख्ती से कहा, जबकि उसके सिर्फ हाँ में सर हिलाने पर वो हल्का सा मुस्कुराया भी था। जबकि उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और साथ ही मुस्कुराया भी। अब अगर मैं ये कहूँ कि उस केस का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस केस से है तो शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगे। ओ तरा कोई चिपक ही यही सुनिया। और अगर अब मैं ये कहूँ कि इस केस का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस केस से है तो आपको शायद सुनकर अच्छा ना लगे। खैर, मुझे आपसे मतलब नहीं, आपको अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो अपने केस को देखना है ना। और वैसे भी आपको फ़र्क पड़ता हो या ना, शिराजी साहब को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, आखिर उनका सगा भाई है रिश्ते में। तो मैं क्या कह रहा था कि 3 साल पहले एक लड़की के साथ ज्यादती करके उसका कत्ल किया गया, कचरे के ढेर पर उसकी लाश को जलाया गया ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा जिस मकाम पर इस लाश को जलाया गया था, वहाँ से एक वीडियो उस गाड़ी की मुझे भेजी है और उसके अलावा भी एक वीडियो मुझ तक पहुँची है। उस वीडियो में 3 आदमी नज़र आ रहे हैं, 2 की शक्ल ठीक से नज़र नहीं आ रही लेकिन एक की शक्ल बिल्कुल क्लियर है। ये सीसीटीवी फुटेज जज साहब की इजाज़त मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। उसने सामने बैठे जज साहब से इजाज़त चाही तो उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दी। थैंक यू योर ऑनर। वैसे इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कातिल 3 साल पहले पकड़ा जाता तो नाज़मा का बेकसूर शोर मारा ही ना जाता। वीडियो प्ले कर दी गई जिसमें कचरे के ढेर के करीब एक गाड़ी आकर रुकी जिससे अंधेरे में 3 लोग निकले। उन्होंने एक लाश को उठाकर कचरे के ढेर पर फेंका, फिर पेट्रोल छिड़क कर उस लाश को आग लगा दी गई। आग लगते ही वहाँ आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी। 2 लोग तो वहाँ से एक साइड पर खड़े थे जो क्लियर नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो तीसरा और शख्स नहीं बल्कि नाज़मा के शोहर का कातिल ही था। नाज़मा को पैसे देकर तुमने केस तो बंद करवा दिया, लेकिन अपने पिछले किए गए कांड कैसे भूल गए?
किसी समझदार इंसान ने कहा था कि हर जुर्म दस्तक देता है। तुम पुराने जुर्म भूलकर नए जुर्म करने निकले। तुमने नए जुर्मों के सबूत मिटाने के चक्कर में पुराने जुर्मों को भुला दिया। लेकिन देखो, तुम्हारे पुराने जुर्म ने दस्तक दे दी तुम्हारे दरवाजे पर। इतना क्लियर तो नाज़मा वाली वीडियो का भी व्यू नहीं था जितना इस वीडियो का था। साफ जाहिर था कि ये कत्ल उन तीनों भाइयों ने मिलकर किया था, जिनमें से एक पहले ही जेल में था और 2 यहाँ पर मौजूद थे। उस वीडियो की प्रॉपर चेकिंग की जा रही थी कि कहीं वो वीडियो फेक ना हो या एडिटेड ना हो। जब जहरान ने एक लड़के को गवाह के तौर पर पेश किया, जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल के बीच थी। उसका कहना था कि वो सड़क पर भीख मांगता था या फिर कचरे से कचरा चुनकर बेचता था। उस दिन उसने अपनी आंखों से उन लोगों को लाश निकालकर आग लगाते देखा था और उसकी गवाही काफ़ी कारआमद साबित हुई। शिराजी के साथ साथ उसका भाई भी बुरी तरह से केस में फंस चुका था, जबकि इबादत हैरत से उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जहरान ने उसे परेशान कर दिया था। उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन कब ली थी उसे कुछ खबर ही ना थी। वो तो बस कल से परेशान थी कि वो लोग केस हार रहे हैं। वो तो बस इसके आगे कुछ और सोच ही नहीं रही थी और ना ही उसने इसके आगे कुछ सोचा था।